नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मध्यस्थता में हमास और गाजा के अन्य सशस्त्र संगठनों के निरस्तीकरण को लेकर एक समझौता तैयार हुआ है। योजना यह है कि हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी और गाजा में एक नई फिलिस्तीनी प्रशासन जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह डील सचमुच शांति लाएगी? क्योंकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। हमास की ओर से सहमति का दावा किया जा रहा है, लेकिन इजरायल ने अब तक सार्वजनिक रूप से इस समझौते का समर्थन नहीं किया है। इतना ही नहीं, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, सुरंगों में छिपे हथियार और सुरक्षा नियंत्रण जैसे सबसे कठिन मुद्दे अभी अगले चरण के लिए टाले गए। यानी कागज पर शांति दिख रही है, लेकिन जमीन पर कई बड़े सवाल अभी भी नजर आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप के इस कथित गाजा डील के वो 6 बड़े पेंच जो किसी भी वक्त पूरे समझौते को संकट में डाल सकते हैं। इजरायल की हरी झंडी क्यों नहीं मिली? हमास के भारी हथियारों का क्या होगा? गाजा पर शासन कौन चलाएगा? सीजफायर की निगरानी कौन करेगा? और क्या यह समझौता भी ईरान लेबनान की तरह विवादों में फंस सकता है? तो क्या गाजा में युद्ध खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है या सिर्फ एक और अधूरी शांति की कहानी है? करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रंप की गाजा डील पर बड़ा सस्पेंस इस वक्त नजर आ रहा है। हमास ने माना, इजरायल अब भी चुप नजर आ रहा है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेच बाकी है। ट्रंप बोले डील तय, जमीन पर संशय बरकरार है। भारी हथियारों पर पूरी डील फंसी हुई नजर आ रही है। गाजा में शांति का दावा, लेकिन खतरा बरकरार नजर आ रहा है। तो ट्रंप की गाजा डील पर यह पूरा बड़ा सस्पेंस, जिसमें हमास ने माना, इजरायल अब भी चुप नजर आ रहा है। और यह इजरायल की चुप्पी क्यों है? इजरायल चुप क्यों बैठा हुआ है? उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल गाजा समझौते में 6 बड़े पेंच अभी भी नजर आ रहे हैं। और तो और ट्रंप को भी टेंशन है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने गाजा डील को बताया एक बड़ी कामयाबी। ट्रंप गाजा डील को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास के हथियार जब्त करना संभव हुआ है। 4 से 5 महीने पहले यह डील मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब यह डील पूरी तरह से मुमकिन हुई है और इस पर ट्रंप ने खुशी जाहिर की है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इस गाजा डील को बताया और कह रहे हैं कि हमास के हथियार अब आसान है जब्त करना। पहले यह मुमकिन नहीं था। 4 से 5 महीने की पहले की तस्वीर की अगर बात की जाए तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यह मुमकिन है। ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुमकिन होगा। हमास के हथियार जब्त करना एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के मामले में हमें कामयाबी मिल रही है और कुछ महीने पहले ऐसी डील संभव नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ ईरान पर भी ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि ईरान पर बेहद कड़े प्रहार जो हैं वो किए जाएंगे। हम सिर्फ जीत चाहते हैं। एक दिन ईरान कहेगा कि बस अब और नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी हमले और हमले वाली कहानी जो अब तक चली आ रही थी, बीच में 3 दिन की शांति और उसके बाद से हमला दोनों ही साइड से देखने को मिल रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से एक ही बात दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान पर बेहद कड़े प्रहार होंगे, बेहद तेज हमले जो है वो किए जाएंगे और फिर एक दिन ईरान कहेगा कि बस अब और नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबका परिचय आपसे करा देता। हमारे साथ डॉक्टर अजदाब सिंह, विदेश मामलों के जानकार, जुड़े हैं। साथ ही साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही सर। सबसे पहले अजदाब जी आपसे शुरुआत करेंगे। छोटी सी टिप्पणी आप इस पर करिएगा और साथ ही साथ हमास गाजा वाली
वो बड़े 5 पॉइंट क्या देख पा रहे हैं जो इस वक्त पेंच बने हुए नजर आ रहे हैं उस डील को लेकर? जी देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो ये राष्ट्रपति ट्रम्प बार बार इस तरह के बयान जो दे रहे हैं कि हिटिंग हार्ड, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सच्चाई यही है कि गतिरोध बना हुआ है, एक तरह से डेड एंड जो कहते हैं उस पे पहुंच गई है वार्ता। और अब उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो वो पूरी तरह से अटैक करें, अभी तक उन्होंने जितने भी अटैक किए उसके बावजूद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति कह लीजिए, उसका जो जज्बा कह लीजिए, वो उसका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इतने कोशिशें की कि अब उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। परमाणु जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसके अलावा ईरान ने जिस तरह से अपनी रणनीति बनाई हुई है, अपने हथियारों को इस तरह से एक कह लीजिए स्कैटर्ड किया हुआ है, छितराया हुआ है जिसको कहते हैं, कि एक जगह उसको अटैक करके खत्म किया नहीं जा सकता और अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। दूसरी तरफ जो अभी एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका में जो 18 बिलियन डॉलर का अर्जेंट बजट, वो इमरजेंसी बजट की बात कर रहे हैं, चाहे उनके थर्ड इंटरसेप्टर हो, चाहे उनके पेट्रियोट मिसाइल्स हो, उनके अदर म्यूनिशंस हो, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आर्म्स एंड एमुनिशन की भी कमी अमेरिका को खल रही है। क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने 15,000 के लगभग जो वेपन्स यूज किए, एमुनिशंस यूज किए हैं, तो उनके पास अब इजराइल को देने के लिए, गल्फ कंट्रीज को बचाने के लिए और खुद अपने अटैक के लिए वहां भी कमी दिख रही है। ऐसे में अगला स्टेप लेना, कह तो रहे हैं कि इस वीकेंड में होगा, अटैक होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मंडे को स्टॉक मार्केट खुल जाते हैं, बैंक खुल जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसके पहले शायद 2 दिन का अटैक जबरदस्त करके कुछ फिर से दबाव बनाया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो अटैक अभी फिर इस वीकेंड में कम संभावना लग रही है, तो दबाव ज्यादा दिख रहा है। सर, हमास की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? हमास सामने आ रहा है कि हमास जो है वो तैयार है, लेकिन इजराइल चुपचाप बैठा हुआ है। उसकी भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? और साथ ही साथ हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साहब भी जुड़े हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी आशीष जी, देखिए इसमें हमास तो कह रहा है कि हमने डील को एक्सेप्ट किया है, लेकिन अभी पैलेस्टाइन के भी जो अलग अलग गुट्स हैं वो पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि डील जो है वो इजराइल के विड्रॉल से लिंक्ड है और रिकंस्ट्रक्शन प्लान है, जो नेशनल कमिटी बनाने की बात है। सो कई सारी चीजों को कंडीशन लेके वो चल रहे हैं और मतभिन्नता पैलेस्टाइन ग्रुप में भी है। इजराइल की तरफ से भी देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और उसके जो रक्षा मंत्री जो एक्सट्रीमिस्ट फार राइट ग्रुप के हैं, वो तो सीधे कह रहे हैं कि ये डील एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो फिर से जो पिछले 2023 में अटैक इजराइल पे हुआ था, जिसमें 1200 लोग मर गए, 240 लोगों को बंधक बना लिया गया था, वो कह रहे हैं कि उसकी संभावना फिर से बन रही है। तो ये डील एक्सेप्टेबल नहीं है। जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के इलेक्शन में प्रतिद्वंदी भी है, लीडिंग वो भी कह रहे हैं कि ये डील इजराइल के हित में नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल और पैलेस्टाइन जिनके लिए डील है, वो अगर पूरी तरह से एकमत सहमत नहीं है, तो सिर्फ अमेरिका या दुनिया के और देशों का वेलकम करना, और वेलकम तो हम भी करते हैं, लेकिन धरातल पे ये कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिवली उतरेगा, इसमें संशय बनी हुई है। आशीष सर, इजराइल की तरफ से हरी झंडी क्यों नहीं मिल पा रही? जय हिंद आशीष। प्राइमरली 3 मुद्दों पर उनका जो यूनाइटेड नेशंस में इजरायली रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल जो बोला है, 3 मुद्दों पर। पहला, वो जानना चाहते हैं कि डिसआर्मामेंट को हमास कैसे समझ रहा है या अमेरिका कैसे समझाना चाह रहा है। हमास ने क्लियरली बोला है, कल पिछले 24 घंटों की बात कर रहा हूं, कि डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हम अपने वेपन्स या तो उस टेक्निकल कमेटी के सामने दे देंगे जो पुलिसिंग के लिए गाजा में लाई जा रही है, और या हम लेबनीज आर्मी या जो जॉइंट फोर्स होगी जिसको वेपनाइज करने की अमेरिका बात कर रहा है टू काउंटर हमास, उनको दे देंगे। इजराइल इंसिस्ट करता है कि ये वेपन एक स्टोर से दूसरे स्टोर में अगर जाएंगे तो हम इसको अनवेपनाइजेशन नहीं मानेंगे, कि डिसआर्म हो गया हमास, एक वेयरहाउस से निकाल के दूसरे वेयरहाउस में रख दिया, लेकिन वहीं कहीं है जब हमास चाहेगा दे विल हैव एक्सेस टू दीज लॉन्चर्स,
दीज मिसाइल्स, रॉकेट्स। तो इसको लेके बहुत मेजर एक डिस्कनेक्ट दिख रहा है। क्योंकि इसराइल ब्रॉडली ऑन बोर्ड नहीं था इस डिक्लेरेशन में, तो अपेरेंटली वो पता लगाना चाह रहे हैं अमेरिका से कि जब हमास का डिसआर्मामेंट का बात हो रहा है तो वो आर्म्स कहां जाएंगे, पहला। दूसरा, बिफोर विड्रॉल वो जो बात कर रहा है कि ये डी वेपनाइज हो जाए हमास, हमास ने इस पे कल आशीष काउंटर कर दिया कि नहीं, पहले इजरायली फोर्सेस रिट्रीट करेंगे येलो लाइन पर और तब हम अपना वेपन देना शुरू करेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर भी अभी थोड़ा डिस्कनेक्ट है बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल कि बोर्ड ऑफ पीस का जो ये टीम आएगा उसके पहले हु विल स्टार्ट फर्स्ट। क्योंकि इजराइल ने अभी जो एमओयू बिटवीन ईरान एंड अमेरिका फेल करा है उसमें देखा है, तो ये वर्ड यूज किया है उनके डिप्लोमेट ने कि वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड एंड नॉट व्हाट दे आर स्पीकिंग। कि धरातल पे जब उनका डी वेपनाइजेशन हमास का शुरू हो जाएगा तभी हम विड्रॉल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और लाइव एग्जांपल है कि अमेरिका ने ईरान के साथ भरोसा करके उनका ऑयल सैंक्शंस हटा दिया, नाकेबंदी हटा दी हॉर्मुज की, और इन्होंने तुरंत हॉर्मुज पे कैप्चर कर लिया कि अब जी हमारा वो 60 दिन का कोई बात नहीं है, हम तो जो बता रहे हैं उसी रास्ते पे शिप्स चलेंगे, नहीं तो हम मारेंगे। तो इनकी कथनी और करनी में इंटरनेशनली नोन फैक्ट है कि कोई अलाइनमेंट नहीं होता है। इनका मनसा वाचा कर्मणा का जो अलाइनमेंट हम सिखाते हैं कि जो बोलो वही करो और वही सोचो, वो हमास और हिजबुल्ला और ईरान की आईआरजीसी के लोगों में नहीं होता है। तो इजराइल ने कल इन बातों पे अपने को रिजर्व रखा है बिफोर गिविंग अ ऑफिशियल कमिटमेंट। हालांकि उसके इस डिप्लोमेट ने, जो यूनाइटेड नेशंस में उनका रेप है, ये बोला कि वी विल बी लाइकिंग टू गो अहेड विद द एग्रीमेंट जो अमेरिका ने डिक्लेयर किया है। लेकिन ये मुद्दों पे वो अभी चैलेंज हैं और इसीलिए उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कमिटमेंट नहीं दिया। ऑन ग्राउंड हमास क्या कर रहा है पहले ये देखेंगे, तब हम विड्रॉ करेंगे, तब हम ओके करेंगे कि हम इस एग्रीमेंट से सहमत हैं। जी आशीष। तो मनोज जी, क्या इस मंशा के पीछे कुछ और भी हो सकता है, या इस चुप्पी के पीछे, खामोशी के पीछे कोई और भी बड़ी वजह आप देख पा रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 जो भी डोनाल्ड ट्रंप एक्शन ले रहे हैं वो उसमें इजराइल से पूछा भी नहीं जा रहा है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान पे भी जो हमला हो रहा है उसमें वो इजराइल को शांत रहने के लिए बोला गया है। और पीस ऑफ बोर्ड जो बोला जा रहा है, ये एक अपना उनका एक फॉर्मेशन है डोनाल्ड ट्रंप का। वो चाहता है कि यूनाइटेड नेशन की तरह ये एक ऐसा बॉडी बने जो अमेरिका का डोमिनेशन हो उसमें, और उसमें बहुत से कंट्रीज को बोला गया है कि आप जो है पैसा इसमें दीजिए और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और इसमें हमास ने जो है स्वाभाविक है कि जब पीस वार्ता हुआ था तो अमेरिका से जो है उन्होंने जो भी कंडीशंस रखा गया था और एक मीडिएटर के रूप में अमेरिका को रखा गया था, और लगभग जो है सभी हमास ने मान गया था। जिस तरह से किडनैपिंग हुआ था उसमें बहुत लोग मरे भी गए थे, उनका बॉडी भी जो है वो लाया गया था इजराइल में, या जो भी बचे हुए थे उनको फिर हैंड ओवर कर दिया गया था। तो अब अमेरिका के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है मीडिएटर के रूप में कि अब जब हमास सभी बात मान गया है तो अब इजराइल को भी जो है पीस में आना चाहिए, और किसी न किसी रूप में ये इजराइल फिलिस्तीन को जो है गाजा में वो पीस प्रोसेस कैसे कंटिन्यू रहे इसको लेकर के जो है अमेरिका इस पे ध्यान दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चूंकि लगभग 70% लैंड जो है गाजा का इजराइल जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और वो उसको भी हटना भी है पीस प्रपोजल के आधार पे। तो अभी इस कंडीशन में इजराइल नहीं है कि कुछ इसमें बोले, लेकिन जिस तरह से नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर धीरे धीरे वो मनमाने का कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने ईरान पे भी देखा कि पहले अटैक कर दिया, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है वार्ता करो, अब न्यूक्लियर बम जो है आपके पास है नहीं बनाने देंगे। तो इस तरह का जो है एक अटैकिंग अप्रोच रहा है। हम लोग ग्रीनलैंड में भी हम लोगों ने देखा कि वन साइडेड जो है डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसमेंट कर देते हैं, फिर जो और से यूरोपियन कंट्रीज का फिर से धीरे धीरे स्टेटमेंट आने लगा, फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह का जो अप्रोच रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव गाजा के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा अगर पीस प्रोसेस आगे बढ़ता है। और जिस तरह से वो
बोर्ड जो बनाया है, पीस ऑफ बोर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी वेलकम करेंगे। लेकिन अचीवमेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए अचीवमेंट कुछ दिखता नहीं है, और आने वाले समय में इलेक्शन भी हम लोग देख रहे हैं। उस इलेक्शन के पहले कुछ अचीवमेंट ऐसा लग रहा है कि वो दिखाना चाहता है किसी न किसी रूप में। हर जगह जो है वो जितने भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उनको एक एक ही साथ ला करके, और उसमें अगर 2-3 में अगर पास भी हो जाता है, वो अचीव भी कर लेता है, तो इलेक्शन के पहले जो है मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी जीत होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और इसमें अब इजराइल को आने वाले समय में स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि उनका क्या है व्यू है। रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक वार्ता हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि इस लेकर को भी, गाजा को लेकर के भी लगता है कि बातचीत हुई होगी, और उसके बाद ही इस तरह का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आया हुआ है। अजिताभ जी, जो दावा है, जो मतलब मैं जल्दबाजी में कह लीजिए आप 10 मिनट में जो पढ़ पाया, देख पाया था, वो ये कहीं पॉइंट्स देखा कि एक अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था अली खामनेई को, तो उस दौरान जो हमास डेलीगेशन है वो पहुंचता है और फिर ईरान की तरफ से कहा जाता है कि आप जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिएगा। तो क्या ईरान की इन्वॉल्वमेंट, हालांकि अब तो मान लिया गया है, लेकिन ईरान की इन्वॉल्वमेंट को इस तरह से देख लिया गया कि अब वो स्थिति में नहीं है जहां ईरान स्टैंड कर पाए, इसलिए वो हमास धीरे धीरे कट रहा है? देखिए, उनके ये सारे उनके प्रॉक्सीज हैं, उनकी फंडिंग है, उनकी ट्रेनिंग है, आर्मिंग है, ये ईरान की तरफ से होता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से अभी जो बम्बार्डमेंट से दोनों की तबाही हुई है, हमास की भी, हिजबुल्लाह की भी, और ईरान की तो जो उनका बाप है, तो इस तबाही से हर कोई अभी परेशान है, विचलित है, और उसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो कम हुआ है, क्योंकि फंडिंग कम हुई है, आर्मिंग कम हुई है। और सबसे ज्यादा जो तबाही से इनकी इतनी बर्बादी जो हुई है, इससे पैलेस्टाइन के अंदर वहां की जनता परेशान है। 73,000 लोगों की मौत अगर हुई है, जो ऑफिशियली वहां पैलेस्टाइन ग्रुप दे रहा है फिगर, तो ये तो बहुत बड़ी तबाही है, त्रासदी है। ऐसे में जनता का भी दबाव तो होगा, और पैलेस्टाइन के ग्रुप, चाहे वो हमास हो, चाहे वो जिहादी ग्रुप हो, वो निश्चित रूप से इस दबाव में होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो जनता के ही प्रतिनिधि हैं। तो गुस्सा तो उनमें है, जनता में भी गुस्सा है, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, खास करके जब इजराइल 70% गाजा पे अभी कब्जा किए हुए है, और एज वी स्पीक अभी भी वो वेस्ट बैंक में अटैक कर रहा है। उसकी इजरायली लोग उसकी आर्मी के साथ अटैक कर रहे हैं, कई जगहों पे कब्जा कर रहे हैं। तो वो अभी भी बढ़ने की नीति पे चूका नहीं है, अटैक करने में रुक नहीं रहा है। दूसरी तरफ हमास की जो परेशानी है, आर्म्स वेपन्स की भी, और दूसरी तरफ जनता का सपोर्ट भी खुल के उस तरह से जो बर्बादी हुई है, वैसे में आर्थिक क्षति, जो उनके खाने पीने के सामानों की दिक्कतें हो रही हैं, दवा की दिक्कतें हो रही हैं, उससे भी इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये परमानेंट पीस आने में तो टाइम लगेगा आशीष जी, क्योंकि वो अभी भरोसे की जो कमी है दोनों पक्षों में है, इजराइल में भी है और हमास या पैलेस्टाइन लोगों में। लेकिन मजबूरी में ये अभी एक कह लीजिए कि शॉर्ट टर्म पीस कह लीजिए, ट्रूस कह लीजिए, वो इन दोनों की मजबूरी है, इजराइल से ज्यादा बल्कि पैलेस्टाइन की है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोशिश तो होगी, और राष्ट्रपति ट्रंप को प्रूव करना है कि उन्होंने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है वो सक्सेसफुल हो। क्योंकि देखिए 8 महीने लगे, जनवरी अक्टूबर में ट्रूस संघर्ष विराम हुआ था, जो अभी भी पेपर पे ही है। दूसरी तरफ जनवरी में इनके जो आगे बढ़ने की हुई पहली एक तरह से एग्रीमेंट की रूपरेखा रखी गई, और अब 8 महीने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने की है। तो चुनौतियां तो इस इंप्लीमेंटेशन में बहुत है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप का जो व्यापारिक दृष्टिकोण आ जाता है, यहां भी उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस को $1 बिलियन दो, तब एक कोई देश उसका मेंबर बने, और इसमें जेड कुशनर की जो एक कहीं पे व्यापारिक बना देने की कि बड़े बड़े बिल्डिंग बनाएंगे, बड़े होटल बनाएंगे, पैलेस्टाइन से कमाई करेंगे, इस तरह की नीतियां भी दिखी हैं। तो ये एक संशय पैदा करता है कि अमेरिका कमाई की ओर ज्यादा देखता है। इतनी बर्बादी में भी वो कहते हैं ना कि आपदा में भी वो अपनी अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है, ये भी एक व्यू पॉइंट दिख रहा है। 2.5 साल गाजा में सर कम नहीं होते, और 75,000
अगर मैं गलत नहीं हूँ, आंकड़े जो है मेरे पास 75,000 के आसपास मौतें जो हैं उसमें देखी गई हैं। साथ ही साथ करीब करीब 83 मतलब 83% आम नागरिकों की मौत हुई है। वापस लौटूंगा, जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। We have an understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. The people are very complex and difficult. Many cases wonderful, many cases not so wonderful to disarm Hamas. That shows you how much we're having with Iran. Because if you go 4 months ago, 5 months ago, a deal like that would have been impossible. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. सर, जो पॉइंट्स मैं समझ पा रहा हूँ आशीष सर, लगभग 5 से 6 पॉइंट्स है, लेकिन एक उसमें जो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो फिलिस्तीनी को लेकर है, फिलिस्तीनी सरकार को लेकर। वो नई व्यवस्था को नया सपोर्ट चाहिए होगा, वो सपोर्ट इतना आसान रहेगा क्या ग्राउंड लेवल पर? आशीष, अगर आप परमिट करें तो थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे एक बार जी सर, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स, कि ये एक तो हिस्टोरिकल है कि हमास ने ऐसी किसी व्यवस्था पे एग्रीमेंट दी है। ये अपने आप में एक बड़ी हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं आप मिडिल ईस्ट की, जो ट्रंप भी कह रहे हैं। इसके 4 कारण हैं, मैं जल्दी से कवर करता हूं 30 सेकंड में। पहला, इनका जो भी सप्लाई लाइन था ईरान से वो एकदम बंद पड़ा है। पिछले 3-4 महीनों से, मार्च के बाद से इनकी कोई सप्लाई, वो जो रूट फॉलो करते हैं इजिप्ट, सीरिया, लेबनान एंड गाजा, तो वो सप्लाई लाइन में जो ब्रिजेस थे, जो रोड्स थे, पहले तो ईरान के हथियारों पे बहुत मेजर बम्बार्डमेंट हुई, फिर जो रूट फॉलो किया जाता था उसमें स्मगलिंग इन्वॉल्व होती थी, प्रॉक्सीज इन्वॉल्व होते थे, उस रूट को इजराइल ने तोड़ा हुआ है। पूरे लेबनान में जो ब्रिजेस एंड रोड्स जहां से फर्दर गाजा में शिपमेंट भेजा जाता था स्मगलिंग करके, वो तोड़ा हुआ। तीसरा, इनका अपना जितना नेटवर्क था गाजा के अंदर, अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ स्टोरेज, जो कि अपने आप में वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए या पूरी दुनिया के लिए एक आई ओपनर था कि ईरान, लेबनान या पैलेस्टीनियन किस तरह से और कब इन्होंने इतना मेजर नेटवर्क अंडरग्राउंड बना रखा है जो अमेरिका के सबसे बड़े बॉम्ब से भी नहीं टूटते जब तक कि आप वहां ऑन फुट नहीं जाते। तो अंडरग्राउंड नेट जो इनका स्टोरेज है उसको एज पर द फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल 83% इन अंडरग्राउंड नेटवर्क्स को कैप्चर कर लिया आईडीएफ ने। उनकी 99th डिव इसमें इन्वॉल्व थी और उनके कॉम्बैट इंजीनियर्स ने बहुत अमेजिंग काम किया, उसको ब्लास्ट कर दिया, वर्चुअली ब्लास्ट कर दिया है और ऊपर वार्निंग देकर ब्लास्ट किया। ऊपर जो स्कूल्स थे, जो हॉस्पिटल्स थे, जो यूनिवर्सिटीज थी, उनको एडवांस नोटिस दिया है कि अंडरग्राउंड ब्लास्ट करेंगे हम, ऊपर में आपकी बिल्डिंग से हट जाइए। ये बहुत मेजर अचीवमेंट है हमास की कमर और हमास की बैकबोन तोड़ने में। हमास ऐसे ही नहीं अग्री कर गया इस अग्रीमेंट पे कि ठीक है हम देखते हैं करते हैं, अभी भी उनकी रक्त चरित्र तो नहीं बदलेगा, लेकिन उनका एग्रीमेंट, तो दैट इज वन। अब इसके बाद आईडीएफ के अभी भी जो शक हैं कि क्या ये हटेंगे, क्या ये डिजार्म होंगे, क्योंकि छोटे आर्म्स, कुछ प्रोजेक्टाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स अभी भी उनके पास ऊपर में है और वो धीरे धीरे उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको, आईडीएफ की जैसे जैसे रीच आगे बढ़ी है वैसे वैसे वो फर्दर अप नॉर्थ चले गए हैं। तो इसी वजह से वो येलो लाइन और पायलट जोन बना के इजराइल ने कुछ और टेक्निकलिटीज लाई थी, उसको हमास ने समझा और ये ऊपर चले गए। तो अभी एज ऑफ नाउ चूंकि ईरान का सप्लाई बंद है, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज खत्म हैं और इनका कोई और सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इनके सीनियर लीडरशिप को आईडीएफ ने पिछले 5 महीनों में चुन चुन के खत्म किया है, इंक्लूडिंग इनका जो ऑपरेशंस चीफ था उसको भी 3 दिन पहले कार में खत्म कर दिया। जो लास्ट बची हुई लीडरशिप थी हमास की, उसको आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके और मोसाद ने एलिमिनेट किया है अलॉन्ग विद द आईडीएफ। तो इस वजह से हमास इज एट द लोएस्ट पॉइंट एवर। यही उनके लिए सर्वाइवल है कि अभी किसी तरह से आईडीएफ को यहां से हटने दो। ये एक टैक्ट का हिस्सा है, इसको आप प्लॉट बोल सकते हैं। इसीलिए आईडीएफ या इजराइल अभी इस पे कोई कमेंट नहीं दे रहा है कि कुछ वक्त के लिए रोक लो, सीज फायर एक्सेप्ट कर लो, गवर्नमेंट आने दो, नई पुलिस बनने दो, उसमें फॉरेनर्स आएंगे, अपने हथियार रखो और इजराइल के हमले रोको, क्योंकि इनकी बची खुची सत्ता और पावर और इक्विपमेंट अगर खत्म हो जाएंगे तो ये फिर अगले 30-35 सालों तक दे विल बी नॉन एग्जिस्टेंट।
तो ये एक ट्रैप या प्लॉट मान सकते हैं आप। ऐसी भी कयास लगाई जा रही है हमास के ओपोनेंट्स जो हैं इजराइल में, आईडीएफ में या उनकी मोसाद में, कि ये ट्रैप है जिसको ट्रंप नहीं समझ रहे हैं कि इतनी आसानी से हमास ये मान गया कि हाँ जी हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और आईडीएफ हटा लो और बोर्ड ऑफ पीस को ले आओ। इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। दैट इज द ओनली रीजन क्यों अभी इजराइल ने अभी इस पर कोई अपना रिएक्शन नहीं दिया है। जी आशीष। बिल्कुल। और ग्राउंड लेवल पर मैं जो बात समझना चाह रहा था सर कि वो सपोर्ट, वो सिस्टम, वो क्या मिलेगा नई टेक्नोलॉजीज को? अगर आप जो पीस लविंग लोग हैं, एक तो बहुत शानदार वीडियोस उपलब्ध हैं ओपन सोर्सेज पे कि गाजा की आज की स्थिति क्या है। पूरे दुनिया को वो वीडियोस बार बार देखने चाहिए कि आईडीएफ, अगर आपके पास विल होता है तो ये जो नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज है, टेररिस्ट है जो लोगों को डरा कर धमका कर रहते, इनको नेस्तनाबूद किया हुआ है पिछले 5 महीनों में। और एक्चुअली उसके कुछ वक्त पहले से भी जिस तरह की बम्बार्डमेंट गाजा की करी है आईडीएफ ने, इनके एयरफोर्स ने, इनके प्रोजेक्टाइल्स ने, इट लुक्स लाइक अ हॉलीवुड सीन। सब कुछ धुएं में, सब कुछ गुबार बना हुआ है, सब कुछ खत्म है, लेकिन फिर भी एक कॉल पे सेटलर्स वापस आने लगते हैं। वहां पे आपको झंडे फहराए जाने लगते हैं, वहां पे आपको नारे लगाए जाने, इनकी पता नहीं किस किस्म की एग्जिस्टेंशियल पावर्स होती हैं पूरी दुनिया में। इसी वजह से अमेरिका जो फुट ऑन ग्राउंड नहीं कर पा रहा है ईरान में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसी भी तरह से रह लेते हैं जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड से एकदम अलग है। कंदराओं में रह लेंगे, जमीन के नीचे रह लेंगे, बच्चों का, बूढ़ों का या लेडीज का कोई भी कंसेप्ट, उनके ईज का या उनके डिग्निटी का कुछ भी नहीं है। देयर इज नो सच ह्यूमन सिस्टम विद दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी वजह से ये प्रिवेल करते हैं, क्योंकि वेस्टर्न फोर्सेस का एक अलग ही स्टैंडर्ड है, अलग स्केल्स हैं। उनकी फोर्सेस भी जब मूव इन करती हैं तो उनका खाना पीना, रसद, सोना कैसे, और इनके यहाँ अंडरग्राउंड महीनों तक रह लेंगे, पानी नहीं है, दवा नहीं है, कोई डिग्निफाइड लिविंग नहीं है, बट दे सर्वाइव। एकदम अलग किस्म की ट्रेनिंग है, इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एकदम अलग होता है। जी जी आशीष। ठीक है सर। एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों से साझा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, कह रहे हैं कि हमले जारी रहने की आशंका जो है वो अभी भी बनी हुई है। ईरान जवाब देने में जब तक सक्षम रहेगा तब तक हमले जारी रह सकते हैं। दोनों तरफ से हमले जारी रह सकते हैं। जब तक ईरान जवाबी हमला करने में सक्षम है तब तक हमले जारी रहेंगे। नहीं कहना बेवकूफी होगी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। मनोज जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन इस पर। स्वाभाविक है कि जिस तरह से कांग्रेस में एक वोटिंग हुआ था इसको लेकर के कि क्या ईरान पे जो है अटैक किया जाए, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत गया एक वोट से। तो स्वाभाविक है कि उनको एक स्ट्रेंथ मिला है कि इस वार को जो है वो कंटिन्यू करें। और स्वाभाविक है कि जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि वो अभी हम लोग जैसे कि अकॉर्ड की, अब्राहम अकॉर्ड की हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का ये भी अचीवमेंट है कि जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उसको अब्राहम अकॉर्ड के अंदर लाया जाए। और गाजा में अगर पीस प्रोसेस अगर सक्सेस होता है तो सभी कंट्रीज़ के लिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के लिए आसानी हो जाएगा कि जो है अब्राहम अकॉर्ड में जो है शामिल हो जाए। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा इस वार के पहले जो है सऊदी अरब या और जो कंट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे थे कि इजराइल से जो है दोस्ती किया जाए, लेकिन ईरान के युद्ध के बाद जो है ये घटना और जिस तरह से गाजा में वॉर हुआ उसको लेकर के सभी मुस्लिम कंट्रीज पीछे हट गए। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये सक्सेस होता है तो अब्राहम अकॉर्ड में भी बहुत से मुस्लिम कंट्रीज जो है आ जाएंगे और पीस के लिए जो है उस रीजन में, मिडिल ईस्ट हो चाहे गाजा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है अगर ये सक्सेस होता है। एक और बड़ी खबर, सीबीएस की रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में हलचल जो है वो देखने को मिले। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर संभावित हमले की चर्चा तेज है। और तो और यूएस इजराइल संयुक्त सैन्य विकल्पों पर भी रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें वीकेंड में बड़े हमलों की आशंका जताई गई है। ट्रंप ने अभी अंतिम फैसला नहीं लिया है। वीकेंड वाली बात है, हालांकि बहुत सीरियस मुद्दा है सर, लेकिन ये वीकेंड और इस तरह की थिंकिंग देखकर हंसी आ जाना बहुत जाहिर सी बात है। अजिताभ जी, छोटा सा रिएक्शन इस पर। पहले जैसे कहा कि ये वीकेंड में इस तरह के होते हैं, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करके इस तरह की चीजें कई बार देखी गई हैं। ये अमेरिका के साथ और राष्ट्रपति ट्रंप इस मामले में ज्यादा ट्रांजैक्शन दिखते हैं।
तो हो सकता है कि ये 2 दिन की फिर बमबारी हो, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का अभी कैंप डेविड में जो उन्होंने लाइव एक तरह से कैबिनेट मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अटैक कर सकते हैं, और उसके युद्ध मंत्री ने भी कहा है कि हम लोडेड हैं और जब भी हमें ऑर्डर मिलेगा हम करेंगे। तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति ट्रंप जो आपने अभी बताया कि इससे एक डेड एंड जो हो गया है कि ये इससे हासिल क्या होगा, सिर्फ स्टॉक मार्केट से कमाई तो हो जाएगी लेकिन ईरान तो झुकेगा नहीं, ये वही खुद कह रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है वाइज डिसीजन यही होगा कि ये अटैक ना करें, क्योंकि ईरान इतना स्कैटर्ड उसने अपने को स्ट्रेटेजाइज कर लिया है कि उस पे अभी लगाम लगाना पूरी तरह से संभव नहीं है। मुझे लगता है बातचीत, दबाव तो बनता रहेगा और साथ में बातचीत की भी संभावना बनी रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय बस इतने की इजाजत देता है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। यहाँ रुकते बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।